नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आज के इस अंक में हम भूकंप विज्ञान विशेषज्ञों से जानेंगे कितने खतरनाक हैं दिल्ली में लगातार आ रहे भूकंप के झटके, और बताएंगे कैसे लोगों को जागरूक कर सकता है भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित वायु प्रदूषण विजुअलाइजर ऐप। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली एनसीआर में लगातार भूकंप के झटके। इस भूगर्भीय हलचल के क्या हैं कारण? विशेषज्ञों ने रखी अपनी राय। कोविड-19 जांच की नई परीक्षण किट विकसित। भारतीय शोधकर्ताओं ने तैयार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्टिंग तकनीक। भारत में समय पर पहुंच रहा है मॉनसून। देश में सामान्य वर्षा का अनुमान। आगामी साल के लिए एक अच्छी खबर। और एयर पोल्यूशन विजुअलाइजर ऐप विकसित। ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक से जीवंत और इंटरैक्टिव तरीके से वायु प्रदूषण को लेकर करेगा जागरूक। लॉकडाउन के दौरान लगातार भूकंप के झटकों ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निवासियों को दुविधा में डाल दिया। इस भूगर्भीय हलचल को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आई हैं। विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने भी लगातार आ रहे इन झटकों को लेकर कई संभावनाएं जाहिर की हैं। आखिर इन झटकों की क्या वजह है और क्या भविष्य में कोई बड़ा भूकंप आ सकता है? ये जानने के लिए हमने बात की भूकंप विज्ञान से जुड़े विशेषज्ञों से। एक रिपोर्ट। भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक घटना जो बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर सकती है। पूरी दुनिया में इस आपदा के पिछले अनुभवों के चलते आज मानव समाज भूकंप के नाम से भी घबरा जाता है। बीते 2 महीनों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 15 से ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। हालांकि ये झटके रिचर स्केल पर बहुत हल्के स्तर के माने गए, लेकिन इसने इस क्षेत्र में एक डर का माहौल जरूर पैदा कर दिया। कई शोधकर्ताओं ने भी ऐसी संभावना जाहिर की कि हो सकता है कि ये झटके भविष्य में किसी बड़े भूकंप की ओर इशारा कर रहे हों। दिल्ली और आसपास का क्षेत्र भूकंप को लेकर जोन 4 में आता है, जो कि संवेदनशील माना जाता है। इसकी वजह इसका हिमालय के नजदीक होना भी है। हालांकि पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो दिल्ली खुद किसी बड़े भूकंप का एपिक सेंटर नहीं रहा है। यहाँ हिमालयन रीजन में आए बड़े भूकंप के झटकों का असर देखा गया है। दिल्ली और उसके आसपास भूगर्भीय हलचल जरूर होती रहती है, लेकिन भूकंप की सटीक भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना अभी तक संभव नहीं है। ऐसे में क्या किसी बड़े भूकंप का अनुमान लगाया जा सकता है? जो ये ट्रेमर्स आए हैं, जो माइनर अर्थक्वेक्स बोलते हैं इनको हम, ये दिल्ली के चारों तरफ या कुछ फॉल्ट लाइंस हैं। जैसे कि एक देहरादून महेंद्रगढ़ फॉल्ट है, उसके अलोंग जो रोहतक के आसपास जो इवेंट आई हैं 2-4, वो उसके अलोंग आई हैं। दूसरी एक ग्रेटर नोएडा के जो हरियाणा बॉर्डर पे आई थी, वो मथुरा फॉल्ट है, एक दिल्ली मथुरा फॉल्ट, उसके अलोंग आई है। ऐसे ही दूसरे फॉल्ट हैं। जहाँ तक प्रिडिक्शन या फोरकास्टिंग का सवाल है, देयर इज़ नो एनी साइंटिफिक टेक्निक टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक विद रेस्पेक्ट टू स्पेस, टाइम एंड मैग्नीट्यूड। मतलब कहाँ, कितना बड़ा और कब, ये तीनों चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक कोई साइंटिफिक टेक्निक नहीं इजाद हो पाई है, नॉट इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। हमारे भूगर्भ में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स गतिशील हैं। ऐसे में जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती हैं या रगड़ खाती हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से धरती में कंपन लहरें पैदा होती हैं, जिन्हें भूकंप कहा जाता है। ये कंपन तीव्रता के साथ ज्यादा देर तक रह जाए तो निर्माणों को भारी नुकसान पहुंचाता है, जिससे जान माल की क्षति होती है। ये संभावना वहां ज्यादा होती है जहां 2 अलग अलग प्लेट्स आपस में मिल रही होती हैं। इसे फॉल्ट लाइन यानी भूगर्भीय दरार कहा जाता है।
वैज्ञानिक सिद्धांत के मुताबिक जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई और उसके नीचे गई, इसी गतिविधि से हिमालय का निर्माण हुआ था। भूकंप विज्ञान के अनुसार भारत को इस वक्त 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें जोन 5 सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसमें हिमालयन रीजन भी आता है। हालांकि दिल्ली और आसपास का क्षेत्र भारतीय प्लेट पर है और यहाँ कोई बड़ी फॉल्ट लाइन भी नहीं है। ऐसे में भूकंप की कितनी संभावना है, हमने ये समझने की कोशिश की। दिल्ली में जो भूकंप आते हैं वो प्लेट के अंदर है। वहाँ पे कोई 2 प्लेट का कोई टकराव नहीं है। वहाँ पे एक ही प्लेट है जो कि अंदर से थोड़ी बहुत डिफॉर्म होती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे अर्थक्वेक आते हैं। जनरली आप देखेंगे कि जो दिल्ली के आसपास दिल्ली है, हिसार, सोनीपत, अलवर, माउंट आबू, राइट अप टू माउंट आबू, इस पूरी बेल्ट में हर महीने कम से कम 2 या 3 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड मोर देन 2.5 के आते हैं। हर महीने आते हैं। आज की तारीख में वो बैकग्राउंड लेवल हम लोग उससे ज़्यादा नहीं है, उसके आसपास ही है। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है, जो कि मैंने कहा कि उतार चढ़ाव होता है। तो ये सोचना कि ये जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, ये क्या किसी बड़े अर्थक्वेक की संभावना को व्यक्त करते हैं, वो मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। भूगर्भीय हलचलों पर नजर रखने के लिए पूरी दुनिया और भारत में जगह जगह वेधशालाएं स्थापित की गई हैं। भारत में वैज्ञानिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं के अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन अलग से राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र मौजूद है, जहां 24 घंटे सीस्मिक डेटा जमा किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही सभी संचार माध्यमों द्वारा समय समय पर भूकंप सूचनाएं भी जारी की जाती हैं। ऐसे में हमें संस्थानों और वैज्ञानिकों की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए, अफवाहों पर नहीं। कोरोना संकट के खिलाफ युद्ध में भारतीय शोधकर्ताओं को एक और कामयाबी मिल गई है। अब कोविड-19 संक्रमण की जांच ज्यादा सस्ती और आसान हो सकती है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेस्टिंग किट विकसित की है, जिसके द्वारा बिना RT-PCR का इस्तेमाल किए 20 मिनट में परिणाम निकाले जा सकते हैं। अगर ये किट बाजार में आ जाती है तो इस वैश्विक महामारी से निपटने में और ज्यादा सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम का महत्वपूर्ण भाग है संक्रमण की ज्यादा से ज्यादा और सही समय पर जांच करना, ताकि संक्रमित लोगों और संक्रमण संभावित क्षेत्रों की सटीक जानकारी मिल सके और सही तादाद का पता किया जा सके। अचानक फैली इस वैश्विक महामारी को देखते हुए भारतीय वैज्ञानिक संस्थानों ने भी कई तरह के परीक्षण किट विकसित किए। इसी कड़ी में अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित कोविड-19 परीक्षण किट विकसित की है, जो ज्यादा तेजी से संक्रमण की जांच कर सकती है। हमारे रिसर्च ग्रुप से सूर्या निर्माण त्रिपाठी और सुप्रजा और हम और बाकी और टीम मेंबर्स ने मिलकर कोविड-19 डिटेक्शन किट के लिए एक डिटेक्शन किट बनाया, जो वास्तव में अन्य टेक्नोलॉजी से काफ़ी अलग है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस टेस्ट के लिए वी डोंट रिक्वायर एनी RT-PCR, विच इज एक्चुअली वेरी बल्कि और काफ़ी महंगा है। मौजूदा समय में टेस्टिंग का सबसे सटीक मानक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर रेज चेन रिएक्शन यानी RT-PCR को माना जाता है, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा काम करने वाली टेस्टिंग किट में बिना RT-PCR का इस्तेमाल किए कुल 20 मिनट में कोविड-19 की जांच की जा सकती है। इस किट का हाल ही में हैदराबाद के ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में परीक्षण किया गया है, ताकि इसकी दक्षता का पता लगाया जा सके। क्योंकि हमने RT-PCR और उसके बीच के तमाम प्रोसेस को कम कर दिया है, तो हम इसके कारण से हम टाइम बहुत तीव्र गति से रिजल्ट पाते हैं और उस साथ में
हम कास्ट को नीचे कर पाते हैं। और इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई कलेक्शन करना है सैंपल को MTM सोल्यूशन में, और 5 मिनट बाद उससे ड्रॉप ऑफ लिक्विड सोल्यूशन लेके डिवाइस की मशीन में डालना है। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद रिजल्ट कैन बी डिस्प्ले ऑन योर लैपटॉप और मोबाइल। संस्थान के प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर सूर्य सनाता त्रिपाठी और PhD छात्र पट्टा सुप्रजा की टीम द्वारा विकसित ये नवीन जांच किट अगर क्लिनिकल टेस्ट में कामयाब हो जाती है और इसका बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाए तो इसकी कीमत लगभग 350 रुपए हो सकती है, जिससे जिन लोगों में लक्षण दिख रहे हैं या जिनके संक्रमित होने की संभावना है उनकी बहुत कम कीमत में त्वरित जांच की जा सकेगी, जो कि इस वैश्विक महामारी की रोकथाम में काफी मददगार साबित होगी। और ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अभी लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। हम सब कोरोना वायरस की वजह से चिंतित हैं। कुछ बातों का ध्यान हम सब रख सकते हैं। पहली बात, भीड़ की जगहों पर सोशल फंक्शंस में ना जाएं और अगले कुछ समय तक ज़रूरत ना हो तो लोगों से ना मिलें, क्योंकि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी फैल सकता है। दूसरी बात, अगर आपको लगे कि कोई बीमार है, उसे बुखार है, कोई खांसी है, तो उससे दूरी बनाए रखें। अगर आपको खुद को बुखार और खांसी है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं या हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। तीसरी बात, अपने हाथ बहते पानी के नीचे साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। जितनी बार हो सके उतनी बार धोएं। चौथी बात, घबराएं नहीं, अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास ना कीजिए। किसी भी शंका को दूर करने के लिए कॉल करें इस नंबर पर या लॉग ऑन करें इस वेबसाइट पर। आखिरी बात, ये किसी को भी हो सकता है, इसे नज़रअंदाज ना करें। कोरोना वायरस को हराया जा सकता है और हम सब मिलकर इसके फैलने के तरीके को समझकर इसे हरा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान। इस साल के मॉनसून ने सही समय पर भारत में दस्तक दे दी है। केरल से प्रवेश करने वाला मॉनसून अब धीरे धीरे देश के बाकी हिस्सों की तरफ बढ़ रहा है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए मॉनसून बहुत महत्वपूर्ण है, जहां अभी भी कृषि का एक बड़ा हिस्सा वर्षा पर आधारित है। इसके अलावा मौसम में बदलाव और धरती पर पानी की ज़रूरत को पूरा करने में भी मॉनसून की अहम भूमिका होती है। हमारी इस रिपोर्ट में हम यही जानने की कोशिश करेंगी कि आखिर मॉनसून होता क्या है और इससे बारिश किस तरह से होती है। जून के शुरुआत में ही मॉनसून ने भी भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। साथ ही देश में मॉनसून से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो गई हैं। खासकर किसानों को मॉनसून का बेसब्री से इंतजार होता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक इस साल मॉनसून सामान्य रहने वाला है और पिछले सालों की तुलना में एक सप्ताह पहले ही मध्य और पूर्व के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में पहुंच रहा है। भारत की बात करें तो यहाँ 2 तरह का मॉनसून सीजन होता है। पहला दक्षिण पश्चिमी मॉनसून, जो गर्मियों में जून से अक्टूबर तक होता है, और दूसरा उत्तर पूर्वी मॉनसून, जो नवंबर से जनवरी के बीच आता है। आइए जानते हैं मॉनसून किसे कहते हैं और ये बनता कैसे है। गर्मी के मौसम में हिंद महासागर में सूर्य इक्वेटर के ठीक ऊपर होता है। ऐसे में समुद्र का तापमान बढ़ने से आर्द्रता बढ़ती है, हवा में नमी बढ़ जाती है और बादल बनने लगते हैं। मॉनसूनी हवाएं सक्रिय हो जाती हैं। वहीं धरती का तापमान समुद्र से ज्यादा होता है, इसलिए कम दबाव का क्षेत्र बनता है। हवा ऊपर उठने से रिक्त स्थान पैदा होता है,
जिसे भरने के लिए समुद्री हवाएं धरती की तरफ बढ़ती हैं। इन हवाओं के चक्र के साथ हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से से बादल अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और इस बीच दबाव के चलते बारिश होती है। भारत में ये स्थिति जून से सितंबर तक 4 महीने रहती है। हालांकि मानसून आने से पहले भी कुछ हिस्सों में बारिश हो जाती है, जिसे प्री मानसून बारिश कहा जाता है। भारत में मानसून 2 तरह से प्रवेश करता है। एक अरब सागर की तरफ से मुंबई, गुजरात और राजस्थान होकर आगे बढ़ता है, जबकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पश्चिम बंगाल, बिहार, पूर्वोत्तर होते हुए हिमालय से टकराकर यही शाखा उत्तरी मैदानों की तरफ बढ़ जाती है। सामान्य स्थिति में मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह होते हुए सबसे पहले 1 जून तक केरल पहुंचता है। 7 जून तक कोलकाता और अरब सागर की ओर से 10 जून तक मुंबई पहुंच जाता है। जून के पहले सप्ताह में ही मानसून के बादल असम पहुंचने लगते हैं और यहाँ हिमालय से टकराकर पश्चिम की तरफ मुड़ जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हुए जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरे देश में बारिश होने लगती है। ये सिलसिला सितंबर तक चलता है। राजस्थान में सबसे कम आखिरी 1.5 महीने के लिए बारिश होती है और यहीं से मानसून वापस हो जाता है। सबसे ज्यादा समय केरल में बारिश रहती है। यहाँ ये सीजन अक्टूबर तक चलता है। मानसून प्रकृति चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके चलते गर्मियों में सूखे जल स्रोत, मानसून आधारित खेती, पनबिजली उत्पादन बेहतर होता है। पानी की कमी दूर होती है। अगर हम आपसे कहें कि आप अपने आसपास के वातावरण में मौजूद प्रदूषक कणों को देख सकते हैं तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन अब ये संभव है। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ऐसी एप्लीकेशन विकसित की है जिसे डाउनलोड कर जीवंत और इंटरैक्टिव तरीके से आप हवा में मौजूद प्रदूषकों और उनके स्तर की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है ये ऐप और कैसे ये काम करता है, आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। वायु प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसके कारण वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। भारत के भी कई शहरों को गैस चैम्बर कहा जाने लगा है। घर और बाहर हर जगह हर सांस के साथ ये प्रदूषक तत्व हमारे शरीर में जहर घोल रहे हैं। प्रदूषण से बचने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं और नए अनुसंधान भी चल रहे हैं। ऐसे में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति के छात्रों ने एक ऐसी एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन विकसित की है जो आपको अपने आसपास हवा में मौजूद प्रदूषण का स्तर और प्रकार को जानने में मदद कर सकता है। We used augmented reality and we developed this app which visualizes air pollutants. We take data from Central Pollution Control Board through which it will show the visualized air pollutants in a space of around 500 meters through a camera feed. So while this is not live data per se, this is essentially, it shows a visualization for different molecules, different pollutants, different sizes, different colors and structures, which can give a feel for people like what is the kind of pollution that is there around. इस एयर पोल्यूशन विजुअलाइजर को कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के छात्रों ने सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विभाग के सहयोग से इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर और ह्यूमन एनालिटिक्स प्रयोगशाला के शोध के आधार पर विकसित किया है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ये ऐप ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल कर जीवंत और इंटरैक्टिव अनुभव देता है। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के आधार पर जीपीएस द्वारा उपयोगकर्ता के क्षेत्र में मौजूद वायु प्रदूषकों की कल्पना कर उन्हें प्रदूषकों, उसके स्रोत और उनसे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी दी जाती है। Actually what we do is we take the data from Central Pollution Control Board for over 130 stations across India. Now what one can do is when they are using the app, they can click on the pollutants. So you'll see the pollutants in front of you. You can click on it. The moment you click on it, we'll say what is the pollution, what are the allowed values for it, what are the health hazards of it,
where does it emerge from? So we provide detailed information about each of the pollutants. So when you're moving around your place, you can click on different pollutants and get more information about what that pollutant is, where is it coming from. And we also use color coding to indicate what is a zone. Is it in a danger zone? Is it hazardous? Is it safe? Is it moderate? And so on. इस ऐप में PM10, PM2.5, NO2 की जानकारी शामिल है। इसके अलावा SO2, CO, O3 और NH3 प्रदूषकों के बारे में अलग से क्लिक कर जानकारी ली जा सकती है। इस ऐप का प्रयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के देश भर में मौजूद 130 स्टेशनों पर किया जा सकता है। ये ऐप ऑगमेंटेड रियलिटी कोर को सपोर्ट करने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले आम जन के लिए उपलब्ध है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए उसकी जानकारी और जागरूकता एक अहम पहलू है, जिसे अपनी तरह का ये पहला ऐप आसान बना सकता है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा, हम अभी लौटते हैं। पहले तो ये चीज़ है कि पैनिक नहीं करना है। दूसरा ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो खांसने से 1-1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं फैल सकता, और जो कोई खांसता है तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सरफेसेस में भी इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कुर्सी है, टेबल है, या अगर वो खांसता है और अपने मुंह, उसका हाथ जो है उसके अंदर खांसता है और हाथ पे खांसी के ड्रॉपलेट्स लग जाते हैं, तो किसी दरवाजे को या किसी चीज़ को छूने से भी वायरस वहाँ कुछ घंटे रह सकता है, और कोई और उस चीज़ को टच करेगा और उसके बाद अपना चेहरे को टच करेगा तो वायरस उनको भी आ सकता है। लेकिन अदरवाइज ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ऐसे नहीं फैलता। अगर किसी को जुकाम, नज़ला, खांसी नहीं है तो किसी को छूने से, किसी के को क्लोज कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन नहीं हो सकता। और इसीलिए हमको ये सब समझना चाहिए कि हमें सबको इस पैंडेमिक के साथ इकट्ठे मिल के लड़ना है, पैनिक नहीं करना है, कोऑपरेट करना है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ। खुद जो सोशल डिस्टेंसिंग हम कह रहे हैं, अगर आपको तकलीफ है तो होम क्वारंटाइन करना है। ये अगर हम सब चीज़ें करेंगे तो जो चेन ऑफ स्प्रेड है वायरस का, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल के एकदम पैंडेमिक हो रहा है, उसको हम तोड़ पाएंगे और इस तरह से वायरस के केसेस हमारे कंट्री में कम हो जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और आइए अब देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताज़ा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। हाल ही में आए सुपर साइक्लोन अम्फन को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग के सटीक पूर्वानुमान और अपडेट की सराहना संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी विश्व मौसम संगठन ने की है। एजेंसी द्वारा IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा को लिखे पत्र में WMO के महासचिव ने कहा कि सुपर साइक्लोन की उत्पत्ति, ट्रैक, तीव्रता, लैंडफॉल बिंदु, समय और उससे जुड़े मौसम की स्थिति की सटीक भविष्यवाणी ने शुरुआती प्रतिक्रिया और कार्यों में काफी मदद की। उन्होंने IMD को भारत के पड़ोसी देशों में जीवन और संपत्ति का नुकसान रोकने में की गई सहायता के लिए भी सराहा। आपको बता दें, IMD के पूर्वानुमान और भविष्यवाणियां 13 देशों को तैयार रहने के लिए भेजे गए थे, जिनसे खासकर बांग्लादेश और सिंगापुर को उल्लेखनीय लाभ पहुंचा। साल 2019 में भी फानी चक्रवात को लेकर विश्व मौसम संगठन ने IMD को ऐसा ही सराहना संदेश भेजा था। बेंगलुरु स्थित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च ने अपनी इनक्यूबेटेड कंपनी ब्रीथ एप्लाइड साइंसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत संस्थान CO2 को मेथनॉल, अन्य उपयोगी रसायनों और ईंधन में बदलने के लैब स्केल अनुसंधान पर आधारित प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करेगा। ये समझौता ज्ञापन इस अनुसंधान संस्थान द्वारा अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण प्रदूषण से जुड़ी समस्याओं के समाधानों को उद्योग में बदलने के योगदान को भी उजागर करेगा और सरकार की नीति के अनुरूप
स्वदेशी तकनीक विकसित करने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम में भारत रत्न प्रोफेसर NR राव, JNCASR के अध्यक्ष प्रोफेसर GU कुलकर्णी सहित संस्थान और शोध से जुड़े अन्य सहयोगी मौजूद रहे। पालमपुर स्थित CSIR के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान और हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग ने देश में केसर और हींग का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया है। केसर और हींग दुनिया के सबसे मूल्यवान मसाले हैं और भारतीय व्यंजनों में व्यापक रूप से इनका उपयोग किया जाता है। भारत में केसर की मांग 100 टन प्रति वर्ष है, लेकिन इसका औसत उत्पादन लगभग 6 से 7 टन प्रति वर्ष है। इसीलिए बड़ी मात्रा में केसर का आयात करना पड़ता है। वहीं भारत में हींग का उत्पादन नहीं होता और प्रतिवर्ष लगभग 1200 टन कच्ची हींग अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से मंगानी पड़ती है। इसी आयात को कम करने के लिए IHBT इन फसलों को हिमाचल प्रदेश में उगाने की योजना बना रहा है। संस्थान के मुताबिक अगले 5 साल में हिमाचल की 750 एकड़ जमीन पर ये फसलें उगाई जाने लगेंगी। सफल खेती के लिए संस्थान केसर और हींग के बीज उत्पादन केंद्रों की स्थापना करेगा। साथ ही किसानों और कृषि विभाग के लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। 2020 की हाइड्रो पावर स्टेट रिपोर्ट्स के अनुसार भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया में 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश बन गया है। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन लंदन द्वारा हाल ही में जारी की गई इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा, अमेरिका, ब्राजील और चीन के बाद भारत में 50 गीगावाट से ज्यादा की स्थापित क्षमता है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वैश्विक जल विद्युत स्थापित क्षमता 2019 में 1308 गीगावाट तक पहुंच गई, क्योंकि 50 देशों ने ग्रीनफील्ड और उन्नयन परियोजनाओं को पूरा कर लिया। इस रिपोर्ट में पूरे विश्व में स्थापित क्षमता और उत्पादन द्वारा इस क्षेत्र के कार्बन कम करने के योगदान को दर्शाने वाले नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में बस इतना ही। कार्यक्रम के बारे में आप अपना फीडबैक और सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।